Hello students, welcome to our channel. If you want to keep in touch with the channel, then please subscribe the channel and click the bell icon. आज बायोलॉजी 9th के सेकेंड चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे, दैट इज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कर रहे थे और देन उनसे रिगार्डिंग एग्जांपल्स की हमने, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, जितना भी हमें डेटा मिलता है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, देन उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके उसे रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है. तो आज हम सीखेंगे कि जितना भी हमें डाटा मिलता है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके फिर उससे फाइनली हम रिजल्ट को डिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो टुडे द टॉपिक इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेटा. अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन made from observations and experiments like names, dates और values. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम आफ्टर ऑब्जर्वेशन के या एक्सपेरिमेंटेशन के कलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग्स, नंबर्स. ठीक है, वो हमारे पास डेटा कोई डेट्स की शक्ल में भी हो सकता है. देन वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग उनके नेम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इकट्ठी होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज ओवर डेटा. नेक्स्ट स्टेप इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हमारे पास यहाँ डेटा कलेक्ट हुआ, चाहे वो नेम्स थे, डेट्स थे, नंबर्स थे या वैल्यूज थे, देन हमने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मीन्स अरेंज कैसे करना है. ठीक है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, डाटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी क्यों है? बिकॉज it ensures the quality of experiment. It is important for testing and formulation of hypothesis. ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेने से हमारे एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी कंफर्म हो जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है रिजल्ट को एनालाइज करने से पहले अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करें. अब डाटा को ऑर्गेनाइज किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है? डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स. ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं. लाइक हम उसको किसी टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स बना के. देन हम उसको मैप्स की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, लाइक कोई जियोग्राफिया से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है. देन कोई साइंस एसएसटी से रिलेटेड है तो हम डायग्राम्स की फॉर्म में कर सकते हैं. देन फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, या उससे हम ग्राफ्स भी बना सकते हैं. ग्राफ्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं यहाँ पे, लाइक हमारे पास लाइन चार्ट्स हो सकते हैं, लाइक बार चार्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, और अदर टाइप्स. नेक्स्ट स्टेप इज द डेटा एनालिसिस. ठीक है, अब जब हम लोगों ने अपने डाटा को इकट्ठा कर लिया, देन उसको किसी टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया, तो फाइनली हमने उससे एनालिसिस करना है, यानी अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज डेटा एनालिसिस? इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड. इट इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन. अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये हाइपोथेसिस जो है इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो हमें अपने डाटा को एनालाइज करना होता है. ठीक है, अब वो एनालाइज कैसे किया जा सकता है? हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. तो बायोलॉजी के डेटा को स्टडी करने के लिए जितने भी हम मैथमेटिकल या स्टैटिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स. नेक्स्ट, कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए? हम लोग के पास यहाँ 2 मेथड्स हैं गिवन है. नंबर 1 इज़ द रेशियो एंड नंबर 2 इज़ द प्रोपोर्शंस.
ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। नाउ व्हाट इज रेशो? रेशो है क्या? एक्चुअली रेशो जो है वो शो करती है रिलेशनशिप को बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स के दरमियान में किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप देखना हो तो उसको हम रेशो का नाम देते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स इन टर्म्स ऑफ कोशेंट इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास a/b है, तो इसको हम किस तरह से रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ साइन ऑफ डिवीजन और कॉलन बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, ये a और b हमारे पास एग्जाम्पल है। ये कोई से टू नंबर्स भी हो सकते हैं। कौन से नंबर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में से, जहां पे हम स्टडी कर रहे थे मलेरिया को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स का जो नंबर है दैट इज 50 एंड नॉर्मल पर्सन्स का जो नंबर है दैट इज 150। तो अपनी इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए या रेशो की फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान में रिलेशन देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, रेशियो मीन्स कि दिस वन नंबर्स इज हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन दिस नंबर। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर में कितने टाइम्स प्रेजेंट है। देन सिंप्लीफाई वी कैन राइट इट लाइक 50 एंड 150, इनके दरमियान में जब रेशो देखी जाए या 150 को डिवाइड किया जाए 50 पे, तो सिंपली हमारे पास रेशो की फॉर्म में नंबर आ जाता है 1:3। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन एक्चुअली रिलेशनशिप को, इक्वालिटी को शो करती है बिटवीन टू रेशोज, लाइक A/B इज इक्वल टू C/D। यानी ये टू नंबर्स के बीच में एक हमारे पास रेशो ये है और यहाँ टू अदर कोई वैल्यूज है हमारे पास, तो उनके दरमियान में जो रेशो है वो ये है। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान में इक्वालिटी कितनी है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रूल, एक्चुअली हम अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन बोलते हैं कि इस साइड पे जो वैल्यूज हैं दे आर इक्वल टू दिस वन वैल्यू, यानी रेशियो बिटवीन दीज नंबर्स इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन दीज वैल्यूज। ठीक है, और वी कैन राइट डाउन इट A/B एंड देन हम डबल कॉलन का साइन यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू C/D। फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक प्रीवियस ही लेक्चर्स में हमने जो स्टडी किया मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसमें देखते हैं फॉर एग्जांपल किसी बायोलॉजिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू नंबर फाइंड आउट किया दैट इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट 20 स्पैरोज। ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हमने बाइट करवाया 20 स्पैरोज को, वन नंबर इज हेयर 20, 14 आउट ऑफ 20 गॉट मलेरिया। यानी अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो 20 स्पैरोज को बाइट करते हैं तो 14 जो हैं 20 में से उनको मलेरिया हो जाता है। बाय यूजिंग द प्रोपोर्शन रूल a biologist can calculate how many birds would get malaria when he allowed the infected mosquito to bite the 100 healthy sparrows। अब यहाँ तो number of sparrows जो था that was just 20। ठीक है, 20 स्पैरोज को बाइट करवा के देन उनको स्टडी करना और ये फाइंड आउट रिजल्ट कर लेना कि 20 में से जस्ट 14 ऐसी स्पैरोज हैं जो कि मलेरिया से सफ़र होती हैं। इट्स क्वाइट इजी एंड मच सिंपल, बट अगर बायोलॉजिस्ट को 100 स्पैरोज को स्टडी करना है तो आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इज इट बेटर के जस्ट 20 में से जो उसने रिजल्ट फाइंड आउट किया 14 का, उसी को लेकर वो 100 हेल्दी स्पैरोज को प्रोपोर्शन के रूल के थ्रू टेस्टिफाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोपोर्शन का जो रूल है वो अप्लाई किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे इस टाइम जो हैं वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है 20:14। ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो रेशो है वो है हमारे पास 100 एंड x यहाँ पे अननोन नंबर है। प्रोपोर्शन के रूल के अकॉर्डिंग एक ये ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके थ्रू अगर हमारे पास
3 वैल्यूज प्रेजेंट हैं तो फोर्थ वन जो अननोन वैल्यू है हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 20 और 14 की जो रेशो है ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास 100 हेल्दी स्पैरोज हैं और हमने उसको उन 100 स्पैरोज को बाइट करवाया है इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, तो हमने देखना है कि कितनी स्पैरोज जो हैं वो मलेरिया से सफ़र करती हैं। तो बजाय इसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाए, आई थिंक इट्स मच सिंपल कि हम प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करते हुए इस वो फार्मूला लगा के यहाँ पे 100 स्पैरोज में से रिजल्ट फाइंड आउट कर लें, या एक्स वैल्यू जो कि अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लें कि 100 में से कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के रूल के अकॉर्डिंग x रेशो 100 वेयर x इज द अननोन वैल्यू। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है 100 में से कितनी स्पैरो को मलेरिया होगा, ये वो अननोन वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, और वी कैन से दैट x रेशो 100 इज इक्वल टू 14 रेशो 20। ठीक है, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम अरेंज करेंगे देन दिस वी कैन कैलकुलेट इट लाइक x by 100 इज इक्वल टू 14 by 20। ठीक है, प्रीवियस यहाँ रेशो में आपको मैंने बताया कि इसको हम डिवीजन के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक a/b मीन्स a डिवाइडेड बाय b। तो आई थिंक रूल को अप्लाई करते हुए इस रेशो के साइन को हम डिवीजन के नंबर से या इस स्लैश के नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस प्रोपोर्शन का जो ये साइन है इसको हम इक्वल के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, और वी कैन से x रेशो 100 इज इक्वल टू 14 रेशो 20। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक x यहाँ 100 से डिवाइड हो रहा है और 14 यहाँ 20 से डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो x है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 20 के साथ, एंड वी विल राइट डाउन x मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, नाउ x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ से 20 यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके 100 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 100 को 20 पे डिवाइड करने के बाद हम जो भी नंबर हमारे पास आएगा, लाइक 50 अगर आएगा तो उसे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द नंबर ऑफ अननोन स्पैरोज दैट इज 70। तो यहाँ जो नंबर आया है हमारे पास 70, दैट इज द नंबर आउट ऑफ 100 स्पैरोज। ठीक है, यानी अगर 100 हेल्दी स्पैरोज को हमने बाइट करवाना है इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, तो ऐसी स्पैरोज that will get suffered with the malaria that will be 70। ठीक है, तो 100 में से 70 स्पैरोज जो हैं उनको मलेरिया होगा एंड अदर विल रिमेन हेल्दी। ठीक है, तो दिस इज द वे कि किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हुए अब इतने बिग नंबर को हम आसानी से प्रोपोर्शन का रूल यूज करके उनमें से इन्फेक्टेड स्पैरोज का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, now statistics ki how much it is important, we use statistics for the summarizing data through calculation of a mean value. It transforms the raw data into information which can be used to summarize the result. तो statistical method हमारे पास एक बहुत important method है, क्यों हम अपना जितना भी raw data है उसको आसानी के साथ statistical methods और formulas और rules को यूज करते हुए अपने रिजल्ट को समराइज कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप सो कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हुई होगी आपको। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।